तो जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा कंप्यूटर का क्लास सेकंड और इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस वाले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अभी मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो 2021 में जो क्वेश्चन आए हुए थे कंप्यूटर के, वो वाले डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरीके के मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर आप जैसा बोलेंगे हम वैसा आगे प्रोसीड करेंगे। तो अपना रिव्यू जरूर शेयर करना। मैंने कुछ लोगों ने बोला था कि सर वो बैकग्राउंड चेंज करिए, मैंने इस बार बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको। मेरा नाम है संदीप कुमार, मैं एज ए ASI वर्क कर रहा हूँ यूपी पुलिस में और मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और इसके पहले मैंने 4 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया हुआ है MNCs में। तो ये है मेरे बारे में परिचय। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। और आपको एक बात और बता दूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आप समझिएगा कि वीडियो कैसा रहा। और इसमें मैं क्वेश्चन के अलावा भी डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा, ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन देखा और आंसर लगा दिया। इसके अलावा मैं कई सारी चीज़ डिस्कस करूँगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अभी ये हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि कोई कॉलम किसी लंबी संख्या के लिए अत्यधिक संकीर्ण है तो एक्सेल उस संख्या को स्वतः चिन्हों की एक श्रृंखला में बदलेगा। कहने का मतलब है कि आप एक्सेल में देखा होगा आपने कि जब आप कोई कॉलम में कुछ वैल्यूज़ डालते हैं तो क्या होता है कि वो वैल्यूज़ एक टाइम के बाद आना दिखना बंद हो जाती है। अगर कॉलम की साइज़ छोटी है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि कॉलम को साइज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो जो वैल्यू मतलब जो चिन्ह दिखता है ना उस टाइम पे, वो कौन सा चिन्ह होता है जो वैल्यू से हट के किसी चिन्ह में कन्वर्टेड हो जाता है साइज छोटी होने की वजह से। ठीक है, तो उसका आंसर है आपका हैज़। आपने देखा होगा ना इस तरीके से, राइट हैंड साइड पे मैंने इमेज लगाई हुई है, आप देखिए। ये देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि डेट डाल रहा है, तो यहाँ पर उसने कुछ और भी चीज़ें डाल दी होगी एक्स्ट्रा, और इसकी वजह से देखिए कॉलम का साइज जो है ना वो हैश करके आने लगा है कॉलम में। तो ये होता है जो आप प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं ना, प्रैक्टिकली भी आता है ये चीज़। तो आप जब एक्सेल खोलेंगे ना और इसमें आप टाइप करके देखिएगा तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसका आंसर क्या है? हैज़। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है ना, ओरिएंटेशन, वो डिफ़ॉल्ट रूप में कैसा सेट होता है? मतलब जो ओरिएंटेशन होता है ना आपका डॉक्यूमेंट का, वो डिफ़ॉल्ट में क्या सेट होता है? तो इसको ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन है पोर्ट्रेट, नॉर्थ, प्रिंट व्यू, लैंडस्केप। तो इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर है आपका, जो आपका डिफ़ॉल्ट होता है ना वो पोर्ट्रेट मोड होता है। पोर्ट्रेट मोड का मतलब होता है जब आप सीधी, जैसे आपने मोबाइल्स में रील्स वगैरह देखते हैं ना, तो फ़ोन को सीधा करके देखते हैं तो वो बोलते हैं आप पोर्ट्रेट मोड होता है। बट अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे ना इस तरीके से, जब आप कोई लेक्चर वगैरह देखते हैं तो वो होता है फिर आपका लैंडस्केप। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट मोड है, जो आपका डिफ़ॉल्ट मोड आपका पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, और प्रिंट व्यू आपको, आप जानते हैं प्रिंट व्यू क्या होता है कि प्रिंट व्यू होता है, उसमें क्या होता है कि आप अपना प्रिंट का देख सकते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया है ना वो कैसा दिखता है। मतलब आपने जो टाइप किया ना वो किस वे में दिख रहा है, जब आपका प्रिंट फॉर्मेट आएगा ना तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, और लैंडस्केप मैंने आपको बता ही दिया कि आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो अब आप जब फ़ोन में लेक्चर वगैरह देखते हैं ना तो वो लैंडस्केप होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। अभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड इन प्रोक्योरमेंट फॉर मेंटेनिंग सप्लायर मैनेजमेंट? ये सप्लायर मैनेजमेंट के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? जब जो आपने देखा होगा ना मार्केट में जो सप्लाई वगैरह, जैसे दुकानों में आप देखते हैं ना, दुकानों में सप्लायर जो होते हैं, जो भी सामान वगैरह बेचते हैं, होलसेल वगैरह जो होते हैं ना, वो कौन सा टूल यूज़ करते हैं? तो इसमें आपको ऑप्शन देना है HRM, SRM, MIS, डेटाबेस। तो इसका जो आंसर है ना वो आपका है SRM। SRM। अब अगर आपने ना इसका फुल फॉर्म भी पढ़ा होता ना, फुल फॉर्म, तो आप इसका आंसर दे सकते थे। यहाँ देखिए सप्लायर मैनेजमेंट लिखा हुआ है और इसका फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है? सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ही सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। तो ये क्या करता है, आपने देखा होगा ना कि देखिए ये SRM एक टूल होता है, बेसिकली एज अ सॉफ्टवेयर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एक टूल देता है जिसपे आप एक, जैसे कोई सप्लायर है किसी चीज़ की सप्लाई करता है, एक दुकान मतलब बड़ा होलसेलर है, वो किसी चीज़ की सप्लाई करता है, तो वो क्या कर सकता है, उसकी जो भी सप्लाई कर रहा है उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकता है कि एक महीने में कितना माल बिका, नहीं बिका। ठीक है, और यहाँ पर वो एवेल्यूट कर सकता है कि किस महीने में ज़्यादा बिका, किस महीने में कम बिका।
कोई नया किसी वर्कर को रखता है तो उसकी ऑनबोर्डिंग करा सकता है। एक पोर्टल होता है, उसको पोर्टल भी दिया जाता है कि आप इसमें आप कितने दिन कितना माल भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब आप इस पे कर सकते हैं। तो एक एसआरएम एक टूल के तरीके से बिहेव करता है जिसमें सप्लायर अपनी पूरा जो एक तरीके से आप ये मान लीजिए उसके लिए खाता एक टाइप का हो जाता है, सब चीज़ें उसमें कर सकता है वो, है ना? कि किसी उसने वर्कर को हायर किया तो वो ऑनबोर्डिंग करा सकता है। तो जो चीज़ें अटेंडेंस वगैरह सब कुछ हो जाता है इसमें, ठीक है? और बाकी एसआरएम क्या होता है? एसआरएम आपका होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एचआरएम। एचआरएम का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपने बड़ी-बड़ी कंपनियाँ देखी होंगी ना, बड़ी-बड़ी कंपनियों में आपने देखा होगा एचआर होता है ना, वो एचआर क्या करते हैं, वो हायर करते हैं, ऑनबोर्ड कराते हैं, छुट्टियाँ सैंक्शन करते हैं। तो ये वो टूल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स सारी चीज़ें करता है जो एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल होती हैं। उनको ऑनबोर्ड कराना, उनकी छुट्टियाँ, उनके लिए लीव वगैरह सैंक्शन करना, कैजुअल लीव, अर्न लीव, तो ये सारा उसमें होता है। उसके लिए परफॉर्मेंस चेक करना कि उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, उसको बोनस देना, तो ये सारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से होती है, ठीक है? तो ये आपसे कोई पूछ सकता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है? और एमआईएस क्या होता है? एमआईएस आपका एमआईएस जो होता है वो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये एमआईएस का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो एक सपोज दैट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को कैसे रन करना है, तो वो पूरी आपको पूरी जो एक ऐप के थ्रू हो सकता है ना, वो पूरी आपकी हेल्प करता है कि आपको एक बिज़नेस को चलाने में क्या-क्या चीज़ें, कैसे-कैसे आप इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों की एक श्रृंखला बना सकते हैं, कैसे आप उसकी हायरार्की बना सकते हैं। जैसे आप सपोज़ दैट एक ऑर्गेनाइज़ेशन में है, ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन में आपके बहुत सारे सामान खरीदना होता है, सामान भेजना होता है या बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो वो ऑर्गेनाइज़ेशन बेस के लिए होता है। जैसे आप जानते हैं कि कॉलेजेस वगैरह में होता है ना, कॉलेज में ये एमआईएस का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ये देखिए, इस सॉफ्टवेयर कहाँ का यूज़ होता है? एचआरएम आपका कहाँ यूज़ होता है? जो आपकी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हो जाती हैं, कंपनियों में यूज़ होता है, ठीक है? एचआर के लिए। एसआरएम क्या होता है? ये सप्लायर टूल होता है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है? और ये एमआईएस आपकी कॉलेजेस में यूज़ हो जाती हैं, ठीक है? और डेटाबेस, अब मैं डेटाबेस क्या करता है कि आप देखा होगा कि जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, जैसे आपने यूपीपी का कोई फॉर्म भरा, तो यूपीपी का जब आप फॉर्म भर देते हैं तो कोई आपका कॉल लेटर वगैरह इशू होता है, तो आपकी डिटेल इन सेव होती है ना कहीं न कहीं। जैसे आपका सारा कुछ डेटा सेव होता है, तो जो डेटा जहाँ रखा जाता है ना, उसको डेटाबेस बोलते हैं। डेटा का बेस, जहाँ पर डेटा को रखा जाता है, उसे बोलते हैं डेटाबेस, मतलब डेटा स्टोरेज, ठीक है? इसलिए डेटा बेस बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ें। तो ये सारी कुछ डेफिनेशन मैंने दी हुई है। देखिए आप एचआरएम की डेफिनेशन दी हुई है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है? एसआरएम का दिया हुआ है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एमआईएस दिया हुआ है, देखिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और डेटाबेस आर यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स, ठीक है? तो ये सारी मैंने आपको सब कुछ दे के रखा है यहाँ पर, अब तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़े। ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेबसाइट नेम। वैलिड वेबसाइट नेम क्या है इसमें? तो आप इसका ऑप्शन देख के आंसर बता सकते हैं कि www. कोई वेबसाइट का नेम .com, है ना? तो इसका आंसर है बी आपका। बाकी ये कोई वेबसाइट का नेम नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है? www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, है ना? और ये आपको कॉम क्या दर्शाता है? कॉमर्शियल। ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज हो रही वेबसाइट, है ना? तो ये कॉमर्शियल हो गया। चलें फिर आगे। ये देखिए बी आंसर सही है, ठीक है? ये देखिए इसको नेम बोलते हैं, ये नेम हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया, डोमेन नेम, ठीक है? सब डोमेन प्रीफिक्स, है ना? एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना? चलिए फिर आगे बढ़े। 15 क्वेश्चन आपने, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि शॉर्टकट की टू लॉक योर डेस्कटॉप। आपके डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा? विंडो प्लस एन, विंडो की प्लस एल, विंडो की प्लस के, विंडो की प्लस एम। इन सब चीज़ों को ना आप यूज़ करके देखिएगा कि ये क्या क्या वर्क करती है। तो इसका आंसर होगा विंडो की प्लस एल, ठीक है? इसको आप परफॉर्म करके देखिएगा कि विंडो की प्लस एल से क्या होता है। विंडो की का कोई अभी मतलब कुछ शॉर्टकट की यूज़ नहीं होता। विंडो की प्लस के का क्या होगा? विंडो के प्लस की का होता है कि आप कोई वायरलेस डिस्प्ले कनेक्ट करना चाहते हैं। वायरलेस डिस्प्ले कनेक्ट के लिए ये ओपन होकर आता है, ठीक है? यहाँ से आप वायरलेस डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? पीसी से।
विंडो की प्लस एम से क्या होता है, ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है ऑल ओपन विंडोज। जो भी विंडोज ओपन है ना उनको ये मिनिमाइज कर देगा। तो 4-5 विंडोज को आप ओपन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद विंडो की प्लस एम को दबाइएगा, फिर क्या होता है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, जब आप रियल टाइम पे देखेंगे ना इसको तो आपको और क्लियर होगा। चलें फिर आगे बढ़े। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है जो मैंने दे के रखी है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई इनमें से आ जाए। ठीक है, तो इनको एक बार वो थ्रू हो जाएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा और अपने टाइप से प्रैक्टिकली इसको प्रेस करके देखिएगा। अब देखिए, टू शट डाउन विंडोज यू नीड टू सिलेक्ट ऑप्शन स्टार्ट मेनू एंड देन सिलेक्ट शट डाउन। ठीक है, तो आपको अब विंडोज़ को शट डाउन करना है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट मेन्यू से कौन सा विकल्प का चयन करना होगा जिससे आप शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको कौन सा विकल्प चयन करना होगा, देखिएगा आप पावर करेंगे, कंट्रोल पैनल करेंगे, या सेटिंग्स करेंगे, या अकाउंट करेंगे, क्या करेंगे। तो इसका आंसर है आपका पावर। जब आप पावर पे यहाँ क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर शट डाउन का क्लिक करना होगा, देन उसके बाद आपका जो विंडो होगा ना शट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यही कह रहा है, आपको स्टार्ट मेन्यू से क्या कौन सा विकल्प का चयन करना होगा और फिर शट डाउन का चयन करना होगा। तो पावर का क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद शट डाउन। ठीक है, कंट्रोल पैनल पे क्या होता है, कंट्रोल पैनल पे आपका यार आपने देखा होगा ना, जो भी आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जिसको आपको अपडेट करना होता है, ठीक है, अनइंस्टॉल करना होता है, ठीक है, तो वो सब यहाँ से हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल पैनल से बहुत सारी आपको डिवाइस को आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना है, इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें ना कंट्रोल पैनल पे आपकी सेटिंग्स वगैरह होती है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर वो सारा जो आपकी डिवाइसेस है ना वहाँ पर शो करता है कि आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, वहाँ से बाकी सेटिंग्स पे क्या करते हैं, आपके सेटिंग्स में नॉर्मल आप जो भी सेटिंग्स है कंप्यूटर की, आपको डेट चेंज करना है, आपको टाइम चेंज करना है, और भी कई सारी चीज़ें वो आप सेटिंग्स कर सकते हैं। अकाउंट आपका क्या होता है, अकाउंट आपका नॉर्मल जो कंप्यूटर पे आपका अकाउंट क्रिएट होता है ना, वो जैसे एक आप गेस्ट अकाउंट बना देते हैं, ठीक है, एक आप एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट बना देते हैं, तो वो दोनों अकाउंट होते हैं ना, तो ये अकाउंट से होता है कि आप कौन सा अकाउंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पर पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या है, पावर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। 17 क्वेश्चन 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन 17 बोलता है कि ऐसा कौन सा मोड है जो ब्राउज करते समय आप कुछ भी खोजते हैं और जिस किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपकी ब्राउजिंग इतिहास को मिटा देता है। मतलब कि जो भी हिस्ट्री आपने जो भी उस मतलब मोड में जब आप कोई चीज़ खोलेंगे, जैसे इसमें कोई भी एक मोड है ऐसा, जब आप ब्राउज करते हैं ना तो वो सारे जो भी हिस्ट्री होती है ना आपकी डिलीट कर देता है। तो ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं कि उनकी हिस्ट्री वगैरह ना देख पाए कोई, ऐसा सब चीज़ें ना। तो क्या होता है कि जब भी आप किसी का मोबाइल यूज़ करें, सपोज दैट आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हैं ना, तो उसी मोड पे खोलिएगा किसी दूसरे के मोबाइल में, किसी दूसरे के लैपटॉप में। तो क्या होता है कि आप सपोज दैट भूल भी जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो आपकी हिस्ट्री मिटा देगा, आपका अकाउंट जो ओपन किया वो आपका वहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो उस मोड को क्या बोलते हैं, तो उस मोड को बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। ठीक है, इनकॉग्निटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप मोबाइल पे भी जाके सर्च करते हैं, यहाँ पर न्यू इनकॉग्निटो टैब ओपन करेंगे, फिर आप जो भी सर्च करेंगे फिर वो आपकी हिस्ट्री को मिटा देगा। ठीक है, तो इसका आंसर है इनकॉग्निटो। ऑफलाइन क्या होता है, ऑफलाइन तो आप जानते हैं जब आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते तो वो ऑफलाइन होता है ना, ऑफलाइन। और डिबग क्या होता है, डिबग यार ये एक टेक्निकल टर्म है। डिबग का मतलब ये होता है कि सपोज दैट आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, कोड लिखा, उस कोड को डायरेक्टली रन ना करके आप एक लाइन बाई लाइन, मतलब हर लाइन पे जितना आपने कोड लिखा लाइन बाई लाइन चेक करना कि सही चल रहा है या गलत। तो इससे क्या होता है, अगर सपोज दैट ये लाइन सही चल रही है और यहाँ कोड आपका खराब है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी, ठीक है, तो यहाँ से आप डिबग मोड पे जाएंगे ना तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। बट आप नॉर्मल मोड पे जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर ये इशू क्रिएट कर रहा है। तो डिबग किस लिए हो रहा है, होता है यूज़ लाइन बाई लाइन कोड को चेक करने के लिए, किस लाइन पे आपकी गलती है कोड। ठीक है, हिस्ट्री आप जानते हैं ना, हिस्ट्री आपकी जो भी आपने डेटा सर्च किया है, जो भी आपने ईमेल अकाउंट जो भी खोला है वो आपकी हिस्ट्री रखता है, ताकि फ्यूचर में आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर कुछ भी चीज़ ओपन कर सकते हैं ना, फास्ट एक्टिविटी। ठीक है, चलिए फिर आगे 18 क्वेश्चन क्या होता है, 1960 में कंप्यूटर ग्राफिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, किसी कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि द फ्रेज कंप्यूटर ग्राफिक्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1960 बाय ग्राफिक डिजाइनर फोन पॉइंट। तो जो कंप्यूटर ग्राफिक्स मतलब इंट्रोड्यूस किया गया 1960 में, वो किस मतलब उस डिज़ाइनर का नाम बताइए। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो टर्म यूज़ हुआ ना, उस ग्राफिक डिज़ाइनर का नाम क्या है, तो उस ग्राफिक डिज़ाइनर का नाम है आपका विलियम फेटर। तो ये विलियम फेटर की फ़ोटो है, देखिए ग्राफ के तरीके से इन्होंने ये बनाया था, देन उसके बाद इन्होंने इसको इनके नाम पे ये विलियम फेटर ने दिया था ये। चलें फिर आगे 19 क्वेश्चन क्या बोलता है,
सामान्यतः ये कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क केबल है। आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सा केबल यूज किया जाता है? तो उस केबल का नाम है आपका क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, अब क्रॉस ओवर क्या है? जब आपके दो कंप्यूटर है ना, मतलब तो दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ये क्रॉस ओवर केबल यूज करते हैं, दो सिमिलर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, दो टू सिमिलर कंप्यूटर। ठीक है, अब आपका जो स्ट्रेट थ्रू केबल होता है वो किस लिए यूज होता है? ये होता है आपकी टू डिफरेंट कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, टू डिफरेंट कंप्यूटर। ठीक है, टू डिफरेंट कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ये यूज होता है। बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे, है ना? तो ये बीजीए का फुल फॉर्म होता है। जब आप बीजीए केबल का यूज़ कब होता है? जब आप प्रोजेक्टर वगैरह कनेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर आपका बीजीए केबल का यूज होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर राइट साइड पे आपको और भी केबल दिखेंगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। बीजीए केबल देखिए आप इस तरीके की होती है, जो आपका प्रोजेक्टर वगैरह होता है ना वो कनेक्ट होता है। साटा केबल PS2 आपने देखा होगा, इसको जब पुराने कीबोर्ड माउस आते थे ना उन पे यूज़ होता था। ठीक है, अब तो इस तरीके की यूज़ होने लगी है USB केबल। ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट जो आपके इंटरनेट वगैरह के लिए कनेक्ट होता है ना, तो ये सारी चीज़ें, तो इन सबको याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हो, टू कनेक्ट, जो क्रॉस ओवर केबल होती है ना, टू कनेक्ट PC टू PC, स्विच टू स्विच और राउटर टू राउटर। ठीक है, और स्ट्रेट थ्रू टेबल क्या होता है? जैसे PC टू स्विच कनेक्ट करना है, स्विच टू राउटर कनेक्ट करना है, राउटर टू PC कनेक्ट करना है, तो इसलिए ये स्ट्रेट थ्रू केबल होती है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। 20वां क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? 1642 में द कैलकुलेटिंग मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, मतलब एक कैलकुलेटिंग मशीन इंट्रोड्यूस की गई थी, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? मतलब उस टाइम पे ना उस मशीन से कैलकुलेट किया जाता था। वो आपने मैंने देखी थी, उसमें ना छोटा सा बॉक्स टाइप का आता था, इस तरीके से एक बॉक्स होता था, ऐसा एक बॉक्स होता था लकड़ी का, उसमें की होती थी, इस छोटी छोटी की यूज़ होती थी वहाँ पे। फिर उनको आप प्रेस करते थे ऐसे 3-4 बार 5-6 बार जो भी प्रेस करना होता था, प्रेस करते थे, तब वहाँ पर आपका सम आता था। तो ये आपका आंसर है इसका एडम, सॉरी ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल। ठीक है, इस तरीके से होता था पास्कल एडिंग मशीन। ठीक है, तो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे देखी हुई है ये। तो ये इसमें छोटे छोटे कीज होते थे, वो आपको प्रेस करने होते थे, दैन ये ऐड करता था। ये देखिए, इन्वेंटेड इन कैलकुलेटिंग मशीन नेम एडिंग मशीन। इससे क्या होता था? आपका एडिशन भी होता था, सब्ट्रैक्शन भी होता था, नॉन एज फर्स्ट कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो हो सकता है कल को क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड क्या था, तो आपको लगाना पड़ेगा पास्कल्स एडिंग मशीन। ठीक है, और हो सकता है कि ये पूछ दे कि किस सन में ब्लेज पास्कल ने एडिंग मशीन डेवलप की थी, तो फिर आपको लगाना होगा 1642। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़े। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 21, USB स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। इस तरीके से आप देखते हैं ना यहाँ से। ठीक है, ये कनेक्ट करते हैं आपको ये, और ये देखिए। चलिए फिर आगे 22वां क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है? तो इसका आंसर बताइए आप। इसका तो जानते होंगे आप लोग। ठीक है, इसके अलावा भी कई बेसिक जानकारी भी है जो आपको इसमें क्लियर करनी है, सोलिस, विंडोज़, लिनक्स और यूनिक्स। तो इसका आंसर है आपका विंडोज़। ठीक है, विंडोज़। ये तो आप जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। ठीक है, और इनकी ऑटोग्राफी ठीक है, तो विंडोज़ मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको फाउंड आउट किसने किया था? बिल गेट्स ने। और इसके अलावा एक और है पॉल एलन, ये नाम भी आ सकता है। ठीक है, और बिल गेट्स की एक ऑटोबायोग्राफी है, तो बायोग्राफी, इसको याद रखिएगा, ये आ सकती है, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है,
इसके अलावा ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सोलिडिस, सोलिडिस किसका है? ये है सन माइक्रो सिस्टम का, ठीक है, सिस्टम का। पर अभी इसको ऑरेकल ने परचेज कर लिया था, तो अब ये ऑरेकल वालों का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सॉलिडिस जब डेवलप्ड हुआ तब किसका था या अभी किसका है। तो आपको अगर पहले का पूछेगा तो सन माइक्रो सिस्टम बताना है, और अभी का पूछेगा तो ऑरेकल बताना है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स है, ठीक है, ओपन सोर्स है, मतलब इसको डेवलपर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब इसको किसने लिनक्स को डेवलप किया? उसको किया आपके लिनस टोरवाल्ड्स, लिनस टोरवाल्ड्स, ठीक है। और यूनिक्स, यूनिक्स किसने किया? यूनिक्स किया आपके डेनिस रिची, ठीक है। तो ये सब आप टर्म याद रखिएगा। ये सोलिडिस को सन माइक्रो सिस्टम विंडोज आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, बिल गेट्स प्लस पॉल एलन इसके फाउंडर है। और ऑटोग्राफी बिल गेट्स की क्या है? सोर्स कोड। और लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स है, जिसको डेवलपर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। और इसके फाउंडर है लिनस टोरवाल्ड्स, और इसकी यूनिक्स के डेनिस रिची, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन इन EMB चिप कार्ड, व्हाट डज ई स्टैंड फॉर? तो EMB में ई किसके लिए होता है? EMB, तो EMB का फुल फॉर्म होता है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, ठीक है। तो यूरोपे इसका आंसर है, बाकी M का मतलब है मास्टर कार्ड और V का मतलब वीज़ा, ठीक है। eBay तो आप जानते हैं एक वेबसाइट ऐप है, एप्लीकेशन आपने देखा होगा, ebay.in देखा है ना, पहले चलता था ये। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप जानते हो, इमरजेंसी तो आप जानते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए, यूरोप, ठीक है, यूरोप इसका आंसर है। 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज यूज्ड इन बैंक चेक प्रोसेसिंग? बैंक चेक प्रोसेस करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है? तो इसमें देखिए बार कोड रीडर, MICR, ऑप्टिकल कार्ड रीडर या ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, MICR। बाकी बार कोड रीडर क्या होता है? ये ऐसा आपने मॉल वगैरह में देखा होगा इसको, कि वो आपका स्कैन करता है कोड, देन उसके बाद आपका ऑफर वगैरह चेक करता है और या बिल बनाता है, ठीक है। OMR क्या होता है? OMR तो आपने देखा होगा ना, जो आप गोले फिल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर इस मार्क को पहचानता है, देन उसके बाद आपके नंबर कैलकुलेट होते हैं, इस हिसाब से चेक होती है। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये क्या होता है? आपने कभी ऐप देखा है ना, कई सारे ऐप आते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे आप स्कैन करेंगे कोई डॉक्यूमेंट, तो क्या करता है वो उस डॉक्यूमेंट से कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको ना एक वर्ड में रख देता है आपके, जिससे आप उसको डायरेक्टली आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप स्कैन करके वर्ड को निकाल सकते हैं। तो वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखिए ये चेक वगैरह होती है, ऐसे प्रोसेस होती है बैंकों में, ठीक है। यहाँ पर MICR टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा आप सबको। ये 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन? तो सर्च इंजन का एग्जाम्पल क्या है? इसमें आप ऑप्शन दीजिए ABCD, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, गूगल, मोजिल्ला। तो इसका आंसर है आपका गूगल, ठीक है। गूगल इज अ सर्च इंजन। तो आप बोलेंगे ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स क्या है? ये सब चीज़ें आपकी हैं ब्राउज़र, सॉरी, ये आपके हैं ब्राउज़र, ये भी आपको ब्राउज़र है। सर्च इंजन वो होता है जहाँ पर आप कुछ टाइप करते हैं, वो आपको मतलब सर्च करके लेके आता है, तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन। बाकी सारे आपके ब्राउज़र हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं जहाँ पर आप चीज़ें सर्च कर पाते हैं, ठीक है। ये है, बाकी इसके उदाहरण देखिए सर्च इंजन की, गूगल, याहू, ठीक है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पहले याहू ना, एक टाइम ऐसा था याहू ने डिनाई कर दिया था गूगल को खरीदने से, ठीक है। और आप आज जानते हैं गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, और याहू अब तो कोई यूज भी नहीं करता। तो सी आंसर है इसका। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये थी आपकी लास्ट स्लाइड, और यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सारे मैंने 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए यहाँ पर कंप्यूटर के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी अपना रिव्यू दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इंप्रूव करना है और आपके लिए क्या और बेस्ट किया जा सकता है।
तो जिससे मैं भी कुछ अपने साइड से और भी चीज़ें ट्राई करूँगा आपके लिए, जैसा भी आपको पसंद हो। ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बढ़ते रहिए हमेशा। जय हिंद।